इग्निशन ऑन है, सीट बेल्ट लग चुकी है, रियर व्यू मिरर में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सीन एकदम क्लियर है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप मुझे अक्सर एबीपी न्यूज़ पर सुनते हैं। आपसे बात करते हुए, समाचार पढ़ते हुए आप मुझे देखते होंगे, लेकिन अब बात होगी आपसे इस पॉडकास्ट के जरिए भी। इस पॉडकास्ट का नाम है कार में पत्रकार, जहां पे मैं करूंगा आपसे और किसी एक गेस्ट से कई सारी बातें शहर की भीड़ के बीचों बीच कार से रास्ते को नापते हुए। जी हाँ, इस पॉडकास्ट में एक कार में रहेगा ये पत्रकार किसी एक गेस्ट के साथ और आप तक पहुंचाएंगे कई किस्से सीधे आपके कानों तक। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के मेहमान के साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ इस खास शो कार में पत्रकार में बहुत जानी मानी हस्ती इस वक्त जुड़ रही हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम बताऊंगा तो अब अपने आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अनूप जलोटा जी मेरे साथ हैं। भजन सम्राट के नाम से जाने जाते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन सिर्फ भजन ही पहचान नहीं है उनकी। आजकल तो बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा चैनल्स पे दिखाई दे रहे हैं। अपनी बात, अपनी राय रखने के लिए भी अनूप जी जाने जाते हैं। अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। इतने सारे लोगों से हम जुड़ेंगे बात करेंगे। अनूप जी, कैसा चल रहा है लॉकडाउन? क्या कर रहे हैं आजकल आप घर में? लॉकडाउन में पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। लॉकडाउन से पहले मैं रोज करीब 2000 लोगों को गाना सुनाता था। मेरा कोई कॉन्सर्ट होता था, कोई कहीं रिकॉर्डिंग है, किसी चैनल पे हूँ, तो एवरेज 2000 एवरी डे। इस लॉकडाउन से जब से शुरू हुआ है तब से मैं 3 लाख लोगों को रोज सुनाता हूँ गाना। अरे वाह! क्योंकि मैं इतने ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स करता, मुझे कभी सुबह अमेरिका से जुड़ता हूँ, रात को कहीं लंदन से जुड़ता हूँ, सुबह सुबह फिर ऑस्ट्रेलिया से जुड़ जाता हूँ। कितने ही लोग मेरा ऑनलाइन कॉन्सर्ट रखते हैं, अपने फैमिली के लिए रखते हैं, मैं उनको सुनाऊं। तो ये चीज, एक बात सही है कि इसमें धन उपार्जन ज्यादा नहीं है, पैसे नहीं मिलते। लेकिन कोई बात नहीं। 1 साल नहीं कमाएंगे ऐसा सोच ले, एक साल पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इस 1 साल में करीब 20 करोड़ लोगों से जुड़ जाएंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा असर है। जैसे आपके प्रोग्राम से आज मैं जुड़ा हूँ जी, तो 50-60 हजार लोग तो कम से कम मुझे सुनेंगे आपके माध्यम से। ज्यादा देखिए, बिल्कुल। तो अगर आज मैं गिनती करूं तो आज तो 5 लाख हो गए मेरे। ये हमारा एक नया शो है अनूप जी, कार में पत्रकार, और इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ड्राइव करते करते अक्सर लोग आजकल रेडियो सुनते हैं, गाने सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और उनको बड़ा आनंद आता है। और आप जैसी जब सकारात्मक छवि का व्यक्ति, जो चेहरे पे जो मुस्कुराहट हो, जिसका नाम सुनते ही राम और कृष्ण के भजन याद आ जाएं, तो हम सबको, मैं उम्मीद करता हूँ सुनने वाले भी काफ़ी सुकून महसूस कर रहे होंगे। अब एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, आपने कहा कि आजकल आप दिन भर कॉन्सर्ट कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं वेब के ज़रिए, लेकिन अपने लिए समय मिल पा रहा है रियाज के लिए? ये अपने लिए तो है, ये समय अपने ही लिए है। अच्छा, देखिए, ये समय वो नहीं है कि हम किसी की फरमाइश पे कोई काम कर रहे हैं, ये हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। जो काम अपनी इच्छा से किया जाता है वो अपना होता है, वो अपने समय का होता है। मैं सुबह उठता हूँ, मैं अपना प्राणायाम करता हूँ, मैं जल नीति करता हूँ, मैं अपने योगासन करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और साथ में रियाज करता हूँ। सारा दिन मेरा गाना भी होता रहता है। आपको भी थोड़ा गाना सुनाऊंगा, वो भी मेरा रियाज होगा। तो दिन में 5-6 घंटा तो मेरा गाना होता है और 5-6 में आप जैसे कनेक्ट हो जाता हूँ। मैं तो बड़ा आनंद ले रहा हूँ दिन का। ये जो मिला है लॉकडाउन, इसका फायदा उठाना है, इसमें रोना धोना नहीं है, इसको पॉजिटिव करना है। तो इसको पॉजिटिव यही किया जा सकता है कि हम अपनी इम्यूनिटी अच्छी कर लें, अपनी हेल्थ थोड़ी अच्छी कर लें। जिसका वजन ज्यादा है वो वजन अपना कम कर ले, जिसको जो शौक है वो पूरे कर ले। इस लॉकडाउन के बाद ना जाने कितने कुक
नए नए कुक बन गए होंगे, खाना बनाने वाले। एक तो मेरे घर में कितने झाड़ू पोछा करने वाइफ वाले एक्सपर्ट वाइफ हो अच्छी गए। कुक बन गई है और मैं अच्छा एक हाउस क्लीनर बन गया हूँ। झाड़ू पोछा करने वाले हो गए होंगे। जी कोई बिल्कुल। कहता मैं कपड़े बहुत अच्छे धो लेता हूँ, कोई कहेगा मैं कपड़े प्रेस करना सीख गया हूँ। तो ये सारी चीजें जो है उसको पॉजिटिव ले लीजिए। तो 1 साल की दिक्कत जरूर है, लेकिन 1 साल बाद ये जो कोरोना है ये हमारी आदत बन जाएगी। ये कोरोना जाएगा नहीं। कोरोना ने तो इंडियन पासपोर्ट ले लिया, हर देश का पासपोर्ट ले लिया उसने। वो रहेगा हमारे साथ, लेकिन आपने हमें उससे बच के, हमें उससे बच के तो आपने आपदा में अवसर खोज लिया है और उस अवसर को बिल्कुल आप खोज खोज लिया रहे है, और बहुत अच्छा खोजा है। मैं आपको बताऊं कि मेरा संगीत पहले से इम्प्रूव हो गया, क्योंकि मुझे अच्छा रियाज करने का समय मिलता है, अध्ययन का समय मिलता है, और घर से कम निकलता हूँ, लेकिन जहाँ बहुत जरूरी होता है वहां जाता हूँ। लेकिन जैसे पिछले 3 दिनों से मैं पंडित जसराज जी की फैमिली से जुड़ा हुआ था, उनके घर में था। उनको पहले मिलने गया एक दिन, फिर दूसरे दिन बॉडी आई, वो रिसीव करी, तीसरे दिन हमने बिल्कुल सरकारी सम्मान के साथ उनको विदा किया, उनको 21 बंदूकों की सलामी दी गई। तो ये सब चीजों में मैं उनके साथ जुड़ा, सब मैंने देखा, तो एक ये लगा कि ये घर से निकलने के लिए ठीक है। नहीं तो अगर कोई कहता है यार चलो यार आ जाओ आज वीडियो कोई फिल्म देखेंगे बड़ी अच्छी आई, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। कोई कहेगा आज खाना बना रहे हैं बहुत अच्छा, आ जाओ खाएंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन वो तो मैं घर में भी कर सकता हूँ। तो बेकार में घर से निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और एक चीज, क्योंकि आप रियाज कर रहे हैं, और तो मेरा ये शुरुआती दरख्वास्त है ये पहली, कि हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी। अभी देखिए जब हम लोग शुरू में थोड़ा टेस्ट कर रहे थे जी कनेक्शन अपने, तो मैं यही गाना गा रहा था, शाम तेरी बंस, क्या बात, कन्हैया तेरी बंसी। ये गाना रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ और संगीतबद्ध किया हुआ। मुझे वो बहुत पसंद थे, बहुत मेरे प्रिय संगीतकार थे। तो जब वो चले गए संसार से, तो मैंने उनके नाम का एक अवार्ड घोषित किया, और ये 1 लाख का अवार्ड होता है, सम्मान पत्र होता है, एक बहुत अच्छा शील्ड है। वो इसलिए हम देते हैं कि जिस व्यक्ति ने उनके गानों को लोकप्रिय किया उनको हम देते हैं। तो लोग हमसे पूछने लगे कि पहला किसको देंगे? मैंने कहा पहला हेमलता को। क्या बात। क्योंकि सबसे पहले उनके गानों को हेमलता जी ने गाया। फिर लोगों ने कहा आपको किसका नंबर है? तो मैंने कहा जसपाल सिंह का, जिन्होंने गीत गाता चल गया। फिर उसके बाद दूसरे लोग आए, सुरेश वाडकर उसके बाद आए, उन सबको हमने अवार्ड दिए। लेकिन पहले जो हमने दिया वो उनको ही दिया जिन्होंने उनके शुरू के समय में उनका साथ दिया। शाम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा तो यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का विशाल मीरा का विशाल, राधा का विशाल तू मीरा का विशाल। हो जमुना की लहरें, देखिए जमुना की लहरें, जमुना की लहरें, गपनी सनी पुगे सनी, पानी सागा सनी खगा, गागा पानी ने सा सा गागा पानी ने सा सा गागा सागा ने सा पानी गागा ने सा। जमुना की लहरें बंशी बटकी छैया, किसका नहीं है बोलो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना कृष्ण का दीवाना तो सारा ब्रजधाम, श्याम का दीवाना
तो सारा ब्रज राधा का भी श्याम, मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम, मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी पुकारे, राधा कहने मीरा। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। ये इतनी मिठास मैं सालों से आपको सुनता आ रहा हूँ सर, सालों से। मैं मतलब याद नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से 30 साल तो मुझे हो गए होंगे जब से मैं आपको सुन रहा हूँ, और ज़्यादा। मैंने अभी आपका कुछ दिनों पहले एक इंस्टा पोस्ट देखा था, आपने अपने एक बचपन की तस्वीर डाली हुई है, मंच पर आप बैठे हैं और 7 साल के आपने लिखा है कि 7 साल की उम्र में आपने राम भजन गाया था। तो आपको याद है वो कौन सा राम भजन था और क्यों गाया था, क्या वो मोमेंट था? अभी सुना देता हूँ। तो मैं 60 साल से गा रहा हूँ। अरे वाह। अब मैं 67 हो गया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम। अनुप सर, ये बीच में जो आप इसको आप लोग कुछ कहते होंगे, मैं तो इतना संगीत नहीं जानता हूँ, ये ठुमक ठुमक को आपने अलग अलग तरीके से कहा, तो ऐसा लगता है कि वाकई में आप किसी की कमर को ठुमकते हुए देख रहे हैं, कोई बच्चा चल रहा है और वो कमर पे उसके लचीलापन है। ये जो विजुअलाइजेशन है उसको शब्दों में ढालना, उसको संगीत में ढालना, ये आप ऑडियंस को देख कर करते हैं, रियाज में आता है, या कैसे ये इम्प्रोवाइजेशन जिसको आप कहते हैं, कैसे सीखते हैं? ये कला मैंने अपने पिताजी से सीखी जी। मेरे पिताजी जब भजन गाते थे तो लगता था कि भजन सामने आके खड़ा हो गए। अरे वाह। आप दर्शन कर लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये सामने खड़ा है। तो वो चीज मैंने जब देखी, मैंने कहा ये तो चित्रित कर देते हैं, तो पूरी फिल्म बना देते हैं भजन। तो ये उनसे मैंने पाया कि मैं भी चित्रित करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यदि चित्रित ना करो, कविता, कवि, पेंटर, सिंगर, डांसर, ये सब लोग एक ही हैं। ये सब लोग अपने हृदय के भाव से, अपनी कला से चित्रित करते हैं हर चीज। तो हम अपने स्वरों से चित्रित करते हैं। ये देखिए ठुमक चला रामचंद्र तो ऐसे चल रहे होंगे। ये इमेजिनेशन को, कल्पना को चरितार्थ करना वाकई में बहुत बड़ा काम है। अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ अनुप सर, और लगातार फ़ोन पे नोटिफिकेशंस देख रहा हूँ, कुछ चीज़ें आती जा रही हैं। आजकल एक केस आपके मुंबई में खूब चल रहा है, आप जानते होंगे, सुशांत सिंह राजपूत वाला। हाँ, सुशांत सिंह को संगीत का बड़ा शौक था, वो हमारे प्रोग्राम में भी आता था। और अभी लॉकडाउन के 2 महीना पहले ही, शायद 1 महीना ही पहले, एक मेरे प्राइवेट प्रोग्राम में ही केम और मुझे कहने लगा मुझे आपके साथ गिटार बजाना है। मैंने कहा यार गिटार तो आज तुम लेके नहीं आए। तो कहता नहीं, बस बैठता हूँ, आपका सुनूंगा और कुछ किसी और दिन मैं अपने घर पे रखूंगा तो गिटार आपके साथ बजाऊंगा। फिर उसने अपना भी थोड़ा गाना सुनाया मुझे, कुछ उसने फरमाइश की। मैं हम लोग 20-25 लोग थे घर में, तो उसके अंदर एक बचपना था। मैंने देखा वो पूरी तरह से हर मोमेंट से प्यार करने वाला आदमी था। तो जो भी हुआ है उसके साथ, वो तो अब बाहर आएगा, हम लोग अपनी क्या उसमें समीक्षा दें, लेकिन जो लोग छानबीन कर रहे हैं वो बताएंगे उसके साथ क्या हुआ। लेकिन कुछ भी हुआ है उसका जाना बड़ा दुखदाई है, क्योंकि वो एक ग्रोइंग आर्टिस्ट है। जी, मैंने किसी के टेक ऑफ को रोक। मैंने आपका कमेंट देखा था, आपने लिखा, पहले दिन कहा था कि ठीक नहीं किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था,
आपका हाँ वीडियो जी, मैसेज हाँ देखा था वो मैंने। अब लगा था कि आप वाकई में बहुत दुखी हुए हैं उसके जाने से, जी जी दोस्त था जी। आपके जैसे। वो एक ग्रोइंग आर्टिस्ट है, हम्म, तो जो ग्रो कर रहा हो, वो Turn टेक ऑफ right कर रहा after हो, 400 तो meters. टेक ऑफ में तो उसको रुकना नहीं चाहिए। हम्म। सर एक चीज है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ मामला है, मैं चाहूंगा आप जब बात कर ही रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत से लोग इस मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं, बड़े बड़े स्टार आर्टिस्ट कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं? आप इस पर कुछ राय देना चाहेंगे? लोग बाग कह रहे हैं कि कुछ खास लोग ही अपनी रिएक्शंस दे रहे हैं जब से मामला सीबीआई के पास गया है। आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये तो व्यक्तिगत बात है लोगों की। हम हम्म, किसी को कैसे कहते हैं कि उसको शोले फिल्म पसंद नहीं है, उसने क्यों नहीं देखी? हम्म, हमने तो 10 बार देखी थी। हम्म, तो किसी का अपना है। कोई अगर कहे कि हमको धर्मेंद्र बहुत पसंद है और हम कहें भाई हम इस बारे में टिप्पणी नहीं देना चाहते, हम्म, तो इसमें क्या कहा जाए? नहीं, किसी को टिप्पणी देने का मन नहीं है तो न दें। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि अंदर अंदर से प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, कुछ मौन है, कुछ बोल रहे हैं और कुछ बहुत बोल रहे हैं। जो बहुत बोल रहे हैं उनको बहुत नहीं बोलना चाहिए क्या? बहुत इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि जो चीज बहुत ज्यादा बोली जा रही है शायद वो सही ना निकले। जी। पता नहीं उसमें से क्या सच है, वो निकल के आए बाहर। तो बेहतर है कि बहुत ना बोला जाए, इतना ही बोला जाए कि भाई छानबीन बहुत सही हो रही है और अब इस छानबीन से जो निष्कर्ष बाहर आएगा हमको उसका इंतजार है। उसमें उसमें दरअसल उनकी शिकायत ये है अनूप सर, कि शुरुआत में ही बॉम्बे पुलिस ने पहले दिन बोल दिया कि ये खुदकुशी है, और अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई, 60-65 दिन से ज़्यादा ऊपर हो गए। इसीलिए उन लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि जैसे मुंबई की पुलिस चीज़ों को छुपाना चाहती थी, आनन फानन में चीज़ों को बंद करना चाहती थी फाइल को, जैसे कि आप इसको इंडोर्स करते हैं कि नहीं? जो भी आपकी राय। मैं इस चीज को मानता हूँ कि बहुत जल्दी से पुलिस ने अपना फैसला दिया। थोड़ा थोड़ा और समय उस पर छानबीन करनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ निकल आता। जैसे अब सीबीआई आई है तो कई चीजें निकल के आ रही हैं, किसी के व्हाट्सएप निकल के आ रहे हैं, किसी के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, तो ये सब पहले भी हो सकता था। तो ये सब जो निकल के आ रहा है, इससे एक नए कनेक्शन तो पता लग ही रहे हैं। ये होता है बॉलीवुड में, नेपोटिज्म जिसको कहते हैं, अपने लोगों को बढ़ावा देना, आगे लाना, ये कहाँ नहीं होता है? छोड़ देना। नहीं, ये कहाँ नहीं होता है, ये तो हर हर क्षेत्र में होता है। लेकिन यदि आपके परिवार के दूसरे सदस्य में वो दम है तो वो टिक सकता है। जैसे पृथ्वीराज कपूर जी के हर बच्चे में दम ही दम है, वो अभी तक चल रहे हैं। इतनी चौथी पीढ़ी भी आज उसी स्टेज पे है जहां पृथ्वीराज कपूर थे। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन और लोगों का हम नाम ले तो वहां तो नहीं है ऐसा। वो भी तो चाहते थे, और लोग भी तो चाहते थे कि हमारा बच्चा आए। लेकिन अमिताभ बच्चन तो बाहर से आए, शाहरुख खान बाहर से आए, अभी जितने नए नए एक्टर्स आए, राजकुमार राव हैं, अक्षय कुमार हैं, ये सब लोग तो बाहर से आए। इनको तो कोई फिल्म का कुछ है ही नहीं, इनका कनेक्शन। तो दम अपना होना चाहिए, उस दम पे ही आप टिक सकते हैं। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री फैमिली से हैं तो भी आप में दम चाहिए। बिल्कुल सही। केवल प्रोड्यूसर पिता एक आपकी फिल्म बना दे और ये समझ ले कि अब जम गया ना, ऐसा नहीं होता। तो जमने के लिए फिर उसमें अपना पोटेंशियल चाहिए। बिल्कुल ठीक। अनुप सर, लेकिन ये बताइए ना, आप अगर सुशांत को याद करना चाहेंगे तो कैसे याद करना चाहेंगे, किस रोल में याद? मुझे तो उसमें धोनी नजर आता है। अरे वाह! मैं जब उसे याद करता हूँ मुझे धोनी याद आता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था। और धोनी के बारे में बहुत चीज ऐसी जो हमको पता नहीं थी, वो हमने फिल्म में देख के हमको पता लगी, तो जानकारी उसकी हुई। तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, वेरी नाइस। उसने काम भी धोनी का काम सुशांत ने बहुत अच्छा किया। आप पुराने गानों के शौकीन हैं अनूप सर, आप अक्सर पुराने गाने भी सुनाते हैं, तो कहीं सुशांत के लिए कुछ गाना चाहेंगे? उसको सुनिए। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके
प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। इतना अच्छा ट्रिब्यूट तो शायद ही किसी ने दिया हो अभी तक। एक चीज़ अनूप जी आपसे जानना चाहूँगा, आप राम भजन गाते हैं, राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो गई है, उस दिन आप हमारे चैनल एबीपी गंगा पर भी थे, आपने उस पर भी भजन गाए। क्या आप जाना चाहेंगे, जब राम मंदिर पूरा हो तो आप अयोध्या जाएंगे, देखेंगे वहाँ? बिल्कुल जाना चाहते, हम तो इस बार भी जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ जो हालत थी, एक तो कोरोना इस कदर वहाँ फैला हुआ, वहाँ भी कई लोगों को हो गया था। तो हम अपने घर से ही सारे चैनल से जुड़े हुए थे, आपके भी चैनल से जुड़े हुए थे, और सबको भजन सुना रहे थे, और सुबह से रात तक करीब 12 घंटे उस दिन मैं गाता रहा। अच्छा, ऐसे में आप थकते नहीं है क्या? टॉनिक क्या है, गर्म पानी पीते हैं, कैसे गले को कैसे राहत देते हैं बीच बीच में, ये भी तो बताइए। नहीं, इसका टॉनिक ये है कि आप जिस चीज से प्यार करते हैं उसका साथ आपको जितनी भी देर मिले आप थकते नहीं। क्या बात, प्यार जरूरी, बहुत खूब। एड्रेनलिन हाई होना चाहिए तो अपने आप थकान सारी चली जाती है। अनूप सर, बीते दिनों में आपके नाम कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही, बोलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे उस पे? हाँ, अरे जरूर जरूर, हम तो बड़ा मजा लिया उसका भाई। आप मजा ले रहे थे, लोग बाग आपको सीरियसली ले रहे थे। नहीं नहीं नहीं, हम तो मजा ले रहे थे, बाहर आप लोगों को ड्यूटी पे लगा दिया था। पूरे मीडिया को लगा दिया था, काम करो। सर वो क्या था, वो पूरा स्क्रिप्टेड था बिग बॉस में आने के पहले? नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं था जी। मेरे पास जसलीन आई थी कि आप मेरे साथ चलिए, मुझे वहां बुलाया गया है, और उन्होंने ये कहा है कि आप जोड़ी बना के लाइए, अकेले मत आइए। तो मैंने उसको कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतना बिजी रहता हूँ कौन से। उसने कहा प्लीज आइए, तो उसके पिताजी भी समझाने आए, प्लीज चलिए चलिए। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, लेकिन गुरु शिष्य की तरह जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, ऐसे जाएंगे। तो वहां जब स्टेज पे मैं पहुंचा सलमान के पास, तो सलमान ने, अब वो सलमान बड़ी इज्जत करते हैं हमारी, हमारे पैर छू के आशीर्वाद लिया, फिर कहा बहुत अच्छा गाया आपने, ऐसी लागी लगन, तो आपके साथ कौन आए हैं? तो मैंने कहा मेरी एक स्टूडेंट आई है जसलीन। कहने लगे अच्छा अच्छा, उसको भी सुनते हैं। तो उसने भी अपना डांस वांस करके गाना दिखाया, और वो जैसे यहाँ आई और सलमान ने पूछा कि बहुत अच्छा गाया, तो अनूप जी तुम्हारे गुरु जी हैं? कहती नहीं, मैं तो इनके रिलेशनशिप में हूँ 3 साल से। तो मैंने जसलीन को देखा, मैंने कहा ये क्या नया ड्रामा हो गया। तो मुझे लगता है कि कुछ खेल हुआ होगा। तो मैंने कहा अगर ऐसे ही है तो चलो 2-4 हफ्ते अंदर होके आ जाते हैं। तो हम अंदर गए, और वहां तो हमारी किसी ने केमिस्ट्री देखी नहीं, हम तो अपने अलग काम में लगे रहते थे, गाने बजाने में लगे रहते थे। और जब 1.5 महीने बाद हम बाहर आए, तो पहला सवाल मेरी माँ ने मुझसे ये किया कि ये जसलीन कौन है? कोई जानता ही नहीं था हमारे यहाँ। उसके बाद उसी दिन शाम को, जिस दिन मैं बाहर आया, मैंने जसलीन के फादर को फोन किया, जरा आइए घर आइए। वो आए, हम और जसलीन के फादर दोनों बैठे, पूरे मीडिया को बम्बई के बुला लिया, और उनको मैंने कहा देखिए जो जो आपने देखा वो सब बस खेल था, मजा था। मैं तो, हम और जसलीन के फादर मिलके उसका कन्यादान करेंगे। अब सारे सवाल ही खत्म हो गए, जो लोग सवाल लेके आए मेरी यही सवाल था कि जब आप लौट के आए तो आपकी माता जी, आपकी सिस्टर्स, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? मैंने दूसरे दिन से ही कि मैंने कहा भाई ये था मामला, बात खत्म हो। अनुप सर, बहुत कम लोग हैं जिनमें आपका और आपके पिताजी का नाम एक साथ लिया जाएगा। आप दोनों पद्म अवार्डीज हैं, आप दोनों को पद्मश्री मिला है, और ये बहुत कम ऐसा हुआ है कि पिता पुत्र की जोड़ी को पद्म सम्मान मिला हो भारत सरकार की तरफ से। जब आपका नाम अनाउंस हुआ पद्मश्री के लिए, उस वक्त का रिएक्शन याद है आपको? क्या सोचा आपने मन में, क्या कहा? मुझे याद है कि बॉम्बे एयरपोर्ट पे मैं शायद इंदौर से कहीं से आया था, तो अपना बैग उठा रहा था बेल्ट से, और इतने में घंटी बजी, तो मैंने फ़ोन लिया
पॉकेट से फ़ोन निकाला तो उधर से आवाज़ आई कि हम होम मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं और इस बार आपको पद्मश्री देना चाहते हैं, आपको एक्सेप्टेड है। ये पूछ लिया करते हैं वो। जी हाँ। कई लोग मना कर देते हैं, जी जी जी। कई लोग कह देते हैं नहीं हमको पद्मश्री नहीं, हमको पद्म भूषण चाहिए, हमारे लिए छोटा है। इस तरह इसलिए पूछ लेते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैंने कहा भी मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, धन्यवाद। तो उन्होंने उसी समय से प्रेस में दे दिया। और फिर मैंने पहला फोन अपनी माँ को किया कि आपको बहुत खुशी होगी कि मुझे इस बार पद्मश्री मिल रहा है। तो कहने लगी हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ और आज से तुम जरा ठीक से गाना। ये उन्होंने कहा। जिम्मेदारी बढ़ गई। बढ़ गई, ठीक से गाने लगा। माँ माई होती और मैं सच में ठीक से गाने लगा तुमसे। सर एक मेरी निजी दरख्वास्त। हाँ फरमाए। लागा चुनरी में दाग। हाँ जरूर सुनिए। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, लागा चुनरी में दाग, लागा चुनरी में दाग। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी इशू के उन्हें कहना चाहूँगा मैं जी। क्योंकि अब मैं जहाँ चला रहा हूँ गाड़ी, मैं तो कहीं पहुँच जाऊँगा, गाड़ी चलाते चलाते कार में हूँ मैं। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, बहुत से यंगस्टर्स जो अच्छे सिंगर्स हैं आपको सुन रहे हैं इस समय पे, क्या उनके लिए सवाल है, क्या उनका क्लासिकल म्यूज़िक में इंटरेस्ट होना, सीखना बेहद ज़रूरी है अगर अच्छा सिंगर बनना है, अच्छा म्यूजिशियन बनना है? क्लासिकल सीखना बेहद ज़रूरी है और क्लासिकल गाना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सीखने से आप जो भी काम करेंगे वो अच्छा इसलिए कर पाएंगे कि आप एक अच्छे मटेरियल बन जाएंगे। आप एक अच्छे मटेरियल बन जाइए, उससे आप कुर्ता भी बना लीजिए, शर्ट भी बना लीजिए, टी शर्ट बना लीजिए, पैंट बना लीजिए, उससे आप अपना लहंगा बना लीजिए, कुर्ता बना लीजिए। लेकिन अगर मटेरियल ही अच्छा नहीं है तो आप जो कुछ बनाएंगे वो फट जाएगा। क्या बात। इसलिए संगीत के आप अच्छे मटेरियल बन जाइए, तो आप भजन गाइए, भजन लगे, गजल गाइए, गजल लगे, फिल्मी गाना गाइए, फिल्मी गाना लगे, और तब आप आखिरी सांस तक गा सकें। पंडित जसराज जो अभी चले गए जी, आखिरी सांस तक उन्होंने संगीत में अपना जीवन दिया, गाते रहे, सिखाते रहे, 90 साल की आयु तक। बिल्कुल। ये तभी संभव है जब आप अंत तक अपने उसको बरकरार रखें, अंत तक रियाज करते रहें, गाते रहें। ये संगीत व्यवसाय नहीं है, ये संगीत बहुत सुंदर साधना है। सारे गामा पाधानी जो हम लोगों को सिखाया जाता है, ये सा से नी तक की जो यात्रा है, ये साकार से निराकार की यात्रा है। इसको दुकानदारी ना बनाइए, इसको आप लोग ये समझिए कि आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं। भगवान आप पे कृपा करेगा ही करेगा, क्योंकि वो भी तो फ्लूटिस्ट है। कोई मृदंग बजाता है, कोई डांस करता है, कोई वीणा बजाता है, सब म्यूजिशियन है जितने भगवान है।
उनको आप प्रसन्न तभी करेंगे जब आप म्यूजिक की इज्जत करेंगे और प्यार करेंगे। इसलिए संगीत क्षेत्र में आना हो तो संगीत को विधिवत सीखिए, शॉर्टकट्स में मत जाइए। शॉर्टकट्स में थोड़ा आगे चलते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मामला खत्म हो जाता है। सही रास्ते आइए और अंतिम सांस तक गाइए। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा आपसे कि आजकल तो बहुत सारे ऐप्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप कुछ गाते हैं, अपनी आवाज़ को कंप्यूटर के ज़रिए चेंज कर लिया जाता है, तमाम चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, आपकी खामियों को छुपा लिया जाता है और आपका कोई भी चीज़ निकल के बाहर आ जाती है जो लगती है बहुत अच्छा आपने गाया। जब आप लाइव बैठते हैं, गाते हैं तो आप नहीं गा पाते हैं, आपकी चोरियाँ पकड़ी जाती हैं, आपकी कमज़ोरियाँ सामने आ जाती हैं। इसीलिए ये सवाल बहुत ज़रूरी था ताकि यंगस्टर्स को समझ में आए कि क्लासिकल म्यूज़िक कितना ज़रूरी है और संगीत वाकई में साधना है, ऐसा कि सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा जाता है। सर, जाते जाते एक आखिरी दरख्वास्त आपसे, आपकी अपनी पसंद की कोई गजल, भजन बहुत जरूर, एक गजल जरूर सुनना चाहूंगा सर मैं। जरूर सुनिए। फिर निगाहें मिला के देखेंगे, फिर निगाहें मिला के देखेंगे, चोट एक और खा के देखेंगे, चोट एक और खा के देखेंगे। अपने दामन पे तेरी तस्वीर, अपने दामन पे तेरी तस्वीर, आंसुओं से बना के देखेंगे, चोट एक और खा के देखेंगे। दिल अगर दर्द बन नहीं सकता, दिल अगर दर्द बन नहीं सकता, दर्द को दिल बना के देखेंगे, चोट और खा के देखेंगे, फिर निगाहें मिला के देखेंगे। बहुत खूब सर, बहुत 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 आनंद आया। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप स्वस्थ रहें, आपके घर में सब स्वस्थ रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त निकाला अनूप सर, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। गो कोरोना गो, और फिर हम मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। You have arrived at your destination. तो ये था आज का एपिसोड ऑफ कार में पत्रकार। वापस आऊंगा आपसे बात करने किसी और फेमस चेहरे की आवाज के साथ। तब तक जिंदगी में खुश रहिए और सुनते रहिए एबीपी पॉडकास्ट। बाय बाय। This is an ABP Life podcast.